Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Myself engineer Hira Mehboob and today I'm making a video on Stipendium Hungary cum Scholarship but I'm doing my masters here in Hungary. तो मैंने सोचा क्यों ना Stipendium Hungary cum Scholarship पे वीडियो बनाई जाए because recently अगेन जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो खुल चुका है इस ईयर एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. सो आज की इस वीडियो में हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ कि कौन कौन बच्चे स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और सिर्फ बेनिफिट्स नहीं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है. इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड कितना है, क्या ये इनफ है या नहीं है. इसके अलावा बीइंग अ स्टूडेंट इन हंगरी लाइफ कैसी होगी, क्या आप अपने मैनेज कर पाएंगे एक्सपेंसेस और अगर कोई एडिशनल कॉस्ट लगेगी तो कितनी लगेगी. इसके अलावा वीज़ा रेशो क्या है, आईलेट्स रिक्वायर्ड है या नहीं. Okay, so everyone, as I have told you before that I am on Stipendium Hungary cum Scholarship in Hungary. तो obviously मैंने चीज़ों को करीब से देखा है, मैं सारे सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरी हूँ. तो रिगार्डलेस ऑफ दैट थिंग कि आप सिर्फ वीडियोस देखें या मतलब एक मोटिवेशन ऑब्वियसली हर कोई ले रहा होता है किसी से कि कैसे करना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. तो एक स्टूडेंट जो कि उस सब चीज़ों से गुजरा होता है तो वो आपको एक अच्छी सी गाइडलाइन दे सकता है उस बारे में. तो बीइंग स्टाइपेंडियम हंगरी कम एलुमनाई मैं आप लोग को आज वो सारी बातें बताऊंगी जो बीइंग अ स्टूडेंट मैंने यहाँ पे अब तक फेस की. इसके अलावा मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगी कि आई एम ऑल्सो एलुमनाई ऑफ ग्लोबल यू ग्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम एंड येस इन 2018 फॉल 2018 में मैं यूएस गई थी सेमेस्टर एक्सचेंज पे एंड आई डिड माई 1 सेमेस्टर फ्रॉम देयर. तो मेरा एक ऑलरेडी फॉरेन एक्सपीरियंस था. फिर उसके बाद मुझे स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप मिल गई एंड इसके अलावा अब मैं यहाँ बीइंग इन यूरोप तो अभी मैं इरास्मस प्लस भी अवेल करती हूँ. तो ये वो 3 प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं जो मैंने अवेल की अब तक और मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है. तो ऑब्वियसली मैं जब भी मतलब कोई स्कॉलरशिप देखती हूँ तो मैं ज़रूर कंपेयर करती हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से. तो अगर मैं स्टाइपेंडियम हंगरी कम की भी बात करूँगी ना तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊँगी और आपको जो भी फैक्ट्स एंड फिगर बताऊँगी वो पीकेआर में भी करके बताऊँगी. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई इन स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप. ओके, तो अगर आपने अपना एफएससी कर लिया है मींस इंटरमीडिएट अगर आपने अपना कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स तो येस यू कैन अप्लाई फॉर स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप. तो आप चाहे अपना बैचलर्स करना चाहते हैं या अपना मास्टर्स करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो यू आर मोर देन वेलकम टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप. मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू अप्लाई जिसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी बट फिलहाल हम ज़रा थोड़ा सा इसे कंसाइज रखेंगे इस वीडियो को, सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है. हर साल ये स्कॉलरशिप बाय द एंड ऑफ नवंबर ये अनाउंस होती है और 15 और 16 जनवरी तक इसकी डेडलाइन होती है. अब इसमें अप्लाई करने के 2 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की अपनी एक वेबसाइट होती है, उसका एक पूरा पोर्टल होता है जहाँ पे आपने साइन इन करके अपनी आईडी के साथ वहाँ पे अप्लाई करना होता है. ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप क्योंकि ये एचएससी की कोलैबोरेशन के साथ है तो हमें एचएससी के पोर्टल पर भी अप्लाई करना होता है. तो इट्स नॉट ओनली इनफ कि आप सिर्फ एक वेबसाइट पे जो है ना जाके अप्लाई कर दें. नो, एचएससी के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है प्लस आपने स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसका लिंक भी अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे. इसके अलावा मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसको रीच आउट कर सकते हैं. और एचएससी का जो पोर्टल है वो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा और वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है. इट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट बट जो एचएससी का है उसके लिए आपको चालान जमा करना पड़ता है और हर साल ये डिफरेंट होता रहता है. सो आई एम नॉट मैंशनिंग एनी अमाउंट बिकॉज हर साल जो है ना अमाउंट चेंज हो जाता है. तो इट डिपेंड्स, आपको वो चालान जमा करना होता है. वो भी इसलिए होता है क्योंकि एचएससी एक टेस्ट कंडक्ट करता है. ठीक हो गया. जो स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं इस साल उनका यूसैट होगा और वो स्टूडेंट्स जो मास्टर या पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं उनका हैट का टेस्ट होता है. और फिर आपका 50% जो आपकी टर्मिनल डिग्री होती है. टर्मिनल डिग्री का मतलब होता है जो डिग्री आपने सबसे लास्ट में की है. बैचलर्स वालों के लिए वो इंटरमीडिएट की डिग्री होगी, जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बीएस का जीपीए होगा जो होगा फाइनल सीजीपीए, और जो पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो मास्टर्स की डिग्री होगी उसका काउंट होगा. तो ये इन सबकी रिस्पेक्टिव टर्मिनल डिग्रीज हैं. तो 50% इसका जो वेटेज है और 50% उस टेस्ट का जो एचएससी कंडक्ट करेगा. तो इन दोनों को मिला के जो एग्रीगेट बनता है उसकी बेसिस पे नॉमिनेशंस होती हैं जो एचएससी करता है.
और फिर वो नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स, आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर आप नॉमिनेट हो गए तो फिर आपकी तो स्कॉलरशिप लगी ही लगी। उसमें बहुत से ऐसे मतलब कम स्टूडेंट्स होते हैं जो अगर शायद वो पार्शनली नॉमिनेटेड या कंडीशनली नॉमिनेटेड का वर्ड उनके लिए यूज़ होता है। अगर आप HSC की तरफ से कंडीशनली नॉमिनेटेड हो तब भी आप इसको ना ही समझें, तो ये चीज़ है। इसके अलावा ये 2013 इस तरह से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, तो इस तरह से ये जो है ना अनाउंस हुई थी। ये मतलब यू कैन से कि ये न्यू ही स्कॉलरशिप है, तो इतना कोई पुरानी नहीं है। तो फ्रॉम माई सेल्फ मैं ये कहूँगी कि आई थिंक इन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मतलब मुझे कंपेयर अगर मैं करती हूँ ना पिछली स्कॉलरशिप से, जैसे मैं U-ग्रेड में थी, तो जब U-ग्रेड के लिए अप्लाई वगैरह किया था तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन थी और हमें एक एडवाइज़र मिला हुआ था जो हमें एवरी स्टेप हमें गाइड करते थे, अब ये करें और हाउ टू प्रोसीड विद दिस, और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे हो गई चीज़ें। तो इस स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी, बट इट्स टोटली ओके। आपके पास फेसबुक के बहुत सारे पेजेस हैं, मैं अगेन यहाँ पे आपको बता भी दूंगी, मतलब लिखे हुए भी आ जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में भी मिल जाएंगे। आप फेसबुक पे उन पेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपना क्वेश्चन आप उस ग्रुप में जाके लिखें। और माशाल्लाह वो कम्युनिटी इतनी बड़ी है, वहाँ पे सारे पाकिस्तानीज़, कुछ इंडियंस, कुछ बांग्लादेशी, मतलब स्टूडेंट्स सारे वहाँ पे जो है ना हैं, और भी कंट्रीज़ के, और आपको जो है ना आंसर देते हैं और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप जो है, जो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के लिए, तो दुनिया भर से बच्चे स्कॉलरशिप पे आते हैं। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि जो बच्चे पाकिस्तान से आते हैं ना, HSC का सिर्फ इतना रोल होता है एक नॉमिनेशंस में, उसके आगे फिर यूनिवर्सिटी अपना काम करती है, आपका इंटरव्यू होता है या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है लाइक दिस। तो लेकिन है कि आपका मतलब वो आगे की बातें हैं, क्या प्रोसेस होगा, हम वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। तो ये बड़ा इजी सा होगा। और HSC ने यहाँ पे नॉमिनेशंस किए, प्लस HSC आपको सिर्फ और सिर्फ राउंड टिकट की जो रीइंबर्समेंट है वो करेगा, रीइंबर्समेंट। यानी HSC आपको टिकट लेके नहीं देगा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पॉकेट से टिकट करवाना है हंगरी पहुंचने के लिए, और फिर बाद में उसकी रीइंबर्समेंट होगी। इसी तरह से व्हेन यू विल फिनिश योर डिग्री यू विल अगेन बाय योर ओन टिकट, आप पाकिस्तान पहुंचेंगे एंड देन आप फिर रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो HSC सिर्फ आपको इतना पे करेगा। इसके अलावा जो हंगरी है वो आपको मंथली स्टाइपेंड देगा, ठीक हो गया। इसके अलावा वो आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करेगा, जो यूनिवर्सिटी की जो भी फ़ीस होगी। इसके अलावा वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा, जिसे हम ताई कार्ड कहते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी किस्म की बातें हो गई और बड़ी फैंसी होगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं मंथली स्टाइपेंड की कि हमें कितना मिलता है, क्या वो इनफ होता है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले करेंसी के बारे में बताऊं तो हंगरी की करेंसी हंगेरियन फॉरेंस है, यूरोज़ यहाँ पे नहीं चलते। यूरो जो है ना ओवरऑल यूरोप में चलता है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी अपनी करेंसी है। जैसे हंगरी हो गया तो हंगरी की हंगेरियन फॉरेंस है, पोलैंड हो गया तो उसकी पॉलिश ज़्लॉचे है, लाइक दिस। तो अगर हम बात करें स्टाइपेंड की, तो मंथली स्टाइपेंड जो एक स्टूडेंट को मिलेगा दैट इज़ 43,700 फॉरेंस, हंगेरियन फॉरेंस, जो कि मतलब जो अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो वो पाकिस्तानी 26,000 रुपीज़ बनता है ओनली। और ये ओनली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये स्टाइपेंड बिल्कुल भी इनफ नहीं है एक स्टूडेंट का मंथली ख़र्चा यहाँ पे अफोर्ड करने के लिए। आपको यहाँ पे ग्रॉसरीज करनी है, आपको ऑब्वियसली कभी कोई कपड़े लेने पड़ जाते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, आपको स्टेशनरी आइटम्स लेने पड़ते हैं, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाए आपको वो लेना पड़ता है। इसके अलावा बीइंग मुस्लिम या फिर आप कह सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी, हमें ऑब्वियसली हमारा जो टेस्ट है, हमें वो मसाले शान के ये सब चीज़ें, इसके अलावा हलाल चिकन, इसकी अलग से शॉप्स होती हैं, वहाँ जाके तो वो चीज़ें हमें इंतहाई महंगी पड़ती हैं। तो इस वजह से ये स्टाइपेंड एक वक्त था हम मजाक उड़ाया करते थे कि भाई स्टाइपेंड इतना है कि स्टूडेंट जो है ना बस मरेगा नहीं, ज़िंदा रहेगा, उसकी सांस चलती रहेगी। लेकिन अब जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, दिस स्टाइपेंड इज़ नॉट इनफ लिटरली। अब ऐसा है कि बच्चा सिर्फ 15 डेज़ सांस लेगा, अगले 15 डेज़ कैसे सांस लेगा नोबडी नोज़। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हर स्टूडेंट यहाँ पे जॉब करता है, इवन आई माई सेल्फ डू जॉब, और कौन सी जॉब्स हैं उसकी भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन इट इज़ नॉट लाइक कि मैं अपने खुशी के लिए या पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं। जॉब करना एक मजबूरी है यहाँ पे एक स्टूडेंट की, अगर स्पेशली वो पाकिस्तानी स्टूडेंट है। मैं बार बार पाकिस्तानी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हर कंट्री की जो है ना अपनी अपनी इसमें इस चीज़ को लेके रिस्ट्रिक्शंस हैं, या रिस्ट्रिक्शंस नहीं तो कहें आप, उनका अपना प्रोसीजर है। बिकॉज मेरा एक चाइनीज़ फ्रेंड है मेरी ही क्लास का, ही टोल्ड मी वंस ही इज़ ऑन द सेम स्कॉलरशिप, स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप, बट
चाइनीज़ गवर्नमेंट उन्हें मंथली स्टाइपेंड देती है कुछ ना कुछ, तो वो हंगरी की जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी उनसे भी ले रहे हैं टेम्पस फाउंडेशन से, और चाइनीज़ गवर्नमेंट भी उन्हें दे रही है। तो उनका इतना हो जाता है कि वो अगर कुछ नहीं भी करना चाहें तो वो सुकून से बैठ सकते हैं। तो लाइक जॉब करना फिर उनकी विश है कि अगर वो खुद से करना चाहें। बट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आपको जॉब करनी ही करनी है, क्योंकि आपको अगर अपने मंथली एक्सपेंस बियर करना है तो आपको करनी पड़ेगी जॉब। और जॉब्स कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ बस एवरेज हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स और किस्मत कि आपको कौन सी जॉब मिले। बट आपको मजबूरी से भी जॉब करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप अपनी जो नीड्स हैं वो मीट ही नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया मंथली स्टाइपेंड। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आपका एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई करते हो उसके हॉस्टल के लिए। यहाँ पे हम उसको कहते हैं डॉर्म्स, डॉर्मिट्रीज़, अगर आपके लिए ये वर्ड न्यू है। तो डॉर्म्स या डॉर्मिट्रीज़ में अप्लाई जब आप कर देते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो बड़ा ईजी सा होता है, आपको मिलनी ही मिलनी होती है वो, चाहे वो अच्छी है बुरी है वो आपको मिल जाएगी। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्या होता है ना कि वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती है, एंड दे क्लियरली से कि ओके आपका तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट्स इतने नहीं थे, या आप वट एवर द रीजंस आर, आपको वो नहीं भी देते। तो उस केस में क्या होता है, नाउ आपके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए, आपकी स्कॉलरशिप हो गई है, आपका एयर टिकट हो गया, एंड यू डोंट नो कि आप वहाँ जाके कहाँ रहोगे, और यूनिवर्सिटी ने आपको डॉर्म नहीं दिया है। तो फिर इस केस में क्या होता है कि हम अपार्टमेंट या कोई प्राइवेट हॉस्टल को रेंट आउट करते हैं। उसमें फिर आपको क्या होता है कि आपको 1 मंथ का डिपॉजिट जमा करना होता है मोस्टली, मतलब क्योंकि एडवांस के बगैर तो कोई भी नहीं, आपको डिपॉजिट के बगैर कोई भी जगह नहीं देगा, और ये 1 मंथ तो मिनिमम है, अदरवाइज 2 या 3 मंथ्स का भी मांगते हैं अक्सर लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो स्टूडेंट की इस कंडीशन का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इतना भी महंगा नहीं होना चाहिए जितना वो हमारे लिए बना देते हैं। बट सिंस यू नीड अ प्लेस तो आप फिर मजबूरन अपार्टमेंट्स को रेंट आउट करते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मतलब आपको ऐसे ही छोड़ दिया, इस केस में अगर आपको डॉर्म नहीं मिल रहा तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा 40,000 फॉरेन्स देते हैं, यानी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 20,000 पाकिस्तानी आप कह सकते हैं, आपको वो 22,000 पाकिस्तानी आपको एक्स्ट्रा देते हैं। तो इट इज़ नॉट मेंट टू बी कि वो आपको आपका कंप्लीट अकोमोडेशन के जो खर्चा है उसे कवर करेगा, बट सम ऑफ द पार्ट एक तरह की हेल्प हो जाती है। तो बंदा आगे से खड़े होकर देखते हैं कि यार अब मैं किधर जाऊँ इतने से पैसों के साथ, तो पाकिस्तान में गुजारा नहीं है। तो ये टोटल मिला के आपके पास पाकिस्तानी जो है ना 46,000 रुपीज़ बनेंगे। तो आपको साथ में अपना मंथली सारे खर्चे भी देखने हैं, प्लस आपको रेंट का भी देखना है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो वो मिलके अपार्टमेंट ले लेते हैं या फिर अफोर्ड करते हैं इस तरह से जॉब करके। मिल के अपार्टमेंट लेने में ये प्रॉब्लम आता है, देखिए आप कोई बच्चे तो है नहीं, ऑब्वियसली आप मास्टर्स, बैचलर्स या पीएचडी करने आ रहे हैं, तो इस तरह से साथ रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सोना है और आपका एक रूममेट उठ के जा रहा है, तो ऑब्वियसली यू गेट डिस्टर्ब। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए मैनेज करना, बट दिस इज़ हाउ वी डू। एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो लिविंग इन एन अपार्टमेंट, क्योंकि मुझे भी कभी भी डॉर्मेट्री नहीं अलॉट हुई थी। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ दैट इज़ बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, और ये बड़ी हाई फाई यूनिवर्सिटी है, तो आई थिंक उनको इसी चीज़ का इतना नखरा है, बट उन्होंने भी हमें डॉर्मेट्री नहीं दी थी। बट मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब हम यहाँ पे आ गए तो एक दफ़ा मैं विज़िट करने गई डॉर्मेट्री, एंड बिलीव मी जो हालात थे ना डॉर्मेट्री के, आई वॉज शॉक टू सी दैट। और मैंने उस दिन शुक्र किया कि जो भी कंडीशंस थी, लाइक आई वॉज डाइंग टू गेट द डॉर्मेट्री, बट मैंने थैंक गॉड किया कि मुझे डॉर्मेट्री नहीं मिली। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, इनकी जो अपनी हंगेरियन डॉर्मेट्रीज़ होती हैं वो इतनी लेवल की और इतनी अच्छे स्टैंडर्ड की होती है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो डॉर्मेट्रीज़ होती हैं दैट इज़ सो पुअर कि एक पाकिस्तान का हॉस्टल भी शायद उससे बेहतर हो, या आई डोंट नो, मे बी मैं एक्सेजरेट कर रही हूँ क्या, लेकिन जो मैंने देखा, तो मैं तो हर चीज़ को अपने यू ग्रेड के एक्सपीरियंस से मिलाती हूँ कि जब मैं यूएस गई थी मैंने वहाँ डॉर्मेट्रीज़ देखी हुई थी, तो मैं तो वही स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर रही थी, तो कुछ भी वैसा नहीं है। तो इतनी प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप नहीं है। सो आई वुड से कि अगर आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रखें तो आपका अपना खर्चा होगा। अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे तो आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, या आपने खुद जॉब करके फिर अपने मैनेज करने एक्सपेंसेस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं वीज़ा रेशो की, तो वीज़ा आपको जो स्कॉलरशिप वाले हैं उन्हें तो आसानी से मिल जाता है, हर चीज़ इजीली हो जाती है, और एक्सपेंस फिर भी मैं आपको कहूँगी कम है हंगरी का। क्योंकि जो हंगेरियन करेंसी है, जो हंगेरियन फॉरेंस है, ये काफ़ी मतलब लो करेंसी है, तो कहीं ना कहीं ये मैनेजेबल है एज़ कम्पेयर टू उन कंट्रीज़ के जहाँ पे यूरो चलता है ना। यूरोज़ जहाँ पे चलते हैं वहाँ पे तो लिविंग अफोर्ड करना इज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है इस सारे स्टाइपेंड के साथ। तो ये सारे आज के पॉइंट जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करने थे।
इसके अलावा आप जो बीएस वाले बच्चे हैं उनको मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो बीएस के बच्चे जो इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, और इस साल तो ये भी सुनने में आया कि इंजीनियरिंग वो ऑफ़र ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है ना यहाँ की, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पीईसी से रिकग्नाइज नहीं है। तो अगर आप यहाँ से इंजीनियरिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है आपके लिए। अब मेरे लिए क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी तो इंजीनियरिंग कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपना बीएस पाकिस्तान से करके आ चुकी हूँ, सो आई एम एक्रीडेटेड विद पीईसी। तो अगर मैं मास्टर्स कर भी लेती हूँ तो आई हैव नो प्रॉब्लम, तो आई हैव इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम द बीएस और पाकिस्तान से, तो वो प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। और बाकी आप हर तरह की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। उस पोर्टल में आपके पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे और आप मैक्सिमम एक टाइम पे 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोग्राम्स कैन ऑल्सो भी डिफरेंट, कि एक जगह अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, तो दूसरी जगह दूसरी यूनिवर्सिटी में और दूसरी इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दें, या सेम यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट उसमें, तो यू कैन डू एनीथिंग। इसके अलावा मैं आपको ये बात बता दूं कि हंगरी एक, अगर हम देखें कि यहाँ पे वर्थ इट है आना या नहीं, तो आई वुड रेकमेंड यू कि सबसे बेस्ट अगर पूरे हंगरी में देखा जाए तो बुदापेस्ट है। बुदापेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ हंगरी और इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अगर आपने असल मायने में लाइफ गुजारनी है ना बाहर मुल्क, तो बुदापेस्ट इज़ द बेस्ट। जो बाकी सिटीज़ हैं लाइक डेब्रिसन, सेगेट, पेच, मिशकोल्स एंड मैनी अदर्स, आई वुड नॉट पर्सनली रेकमेंड यू दोज सिटीज़, बिकॉज वो एक सिटी भी नहीं, वो एक छोटा सा टाउन है और बस थोड़ा सा आप वॉक करें वो उनका शहर ख़त्म हो जाता है। तो लाइफ ही नहीं है वहाँ पे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी वहाँ पे। बट ऐसा अगर सारे बच्चे बुदापेस्ट में अप्लाई करने बैठ जाएंगे, बुदापेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ में, तो कंपटीशन भी टफ होगा और आपके रिजेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये छोटी सी ट्रिक है कि अप्लाई आप किसी भी नॉर्मल से प्रोग्राम में करके और किसी भी छोटी मोटी सिटी में कर लें, लाइक डेब्रिसन में आपने कर लिया। फिर जब आप यहाँ आ जाते हैं ना, तो आपको ये स्टाइपेंडियम हंगरीकम वाले एक ऑप्शन देते हैं जिसमें आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपना पूरी जो डिग्री है वो भी जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया, प्लस आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं हंगरी की। तो आप आने के बाद मतलब विद इन 1 सेमेस्टर ये सब कर सकते हैं, मतलब 1 सेमेस्टर आपने स्पेंड करना होगा और उसके बाद तो आई होप जब तक ये रूल है तो आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पर्सनल एडवाइस यही है कि ज़िंदगी तो बुदापेस्ट में ही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इन्जॉयमेंट भी। तो आई होप आप सब लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और इस तरह की मजीद वीडियोज़ अब आती रहेंगी। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँगी अपनी वीडियो में कि हाउ टू अप्लाई ऑन HSC पोर्टल एंड स्टाइपेंडियम हंगरीकम पोर्टल, और इसके बाद फर्दर क्या स्टेप्स होंगे। और अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चन हैं तो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम diamondstar48, मैंने यहाँ पे दे भी दिया है स्क्रीन पे। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।